पीछे कोई और है जिसने ये हत्या करवाई। और अहम सवाल ये भी है कि अगर हत्यारों का नार्को टेस्ट होता है तो क्या इससे सच सामने आएगा। और अहम सवाल ये भी है कि शूटरों से सवाल, आखिर इसके पीछे किसके हुक्म पर यह हत्या की गई। तो बड़ा सवाल यही बना है कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी। क्या ये 3 हत्यारे सिर्फ मोहरे थे और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके लिए पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है और एक एक कड़ी को जोड़कर इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये तमाम अहम वो सवाल है जिन पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जो 3 हत्यारे हैं ये अतीक अहमद की हत्या की गुत्थी को सुलझाएंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से हमारे साथ दीपक सोनकर जी बने हुए हैं, जबकि सपा से हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दीपक सोनकर जी, मैं आपके पास आ रही हूं, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो हत्या करने वाले आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि यह हत्या किसके कहने पर हुई। क्या ये 3 आरोपी सिर्फ एक मोहरे हैं और इसके पीछे के मास्टरमाइंड कोई और है। क्या लगता है आपको। देखिए करिश्मा जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हुई ये इस घटना में जो हत्या की गई और लगातार उसमें जो आरोपी 3 हिरासत में लिए गए और आज आपकी चर्चा के माध्यम से और लगातार मीडिया के सूत्रों से पता ही चल रहा है कि लगातार पुलिस की टीम और एसआईटी की टीम लगातार उनसे जांच कर रही है, उनसे जुड़े हुए तारों को तलाश रही है, उनसे जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। बांदा से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माने हर पन्ने को, हर पहलू को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है और न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है कि जो इस प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर इस गुत्थी को सुलझाने का काम करेगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसको किस प्रकार से हत्या करने का साजिश किया गया था और हत्या किया गया, कैसे किया गया और कैसे इस प्लान को अंजाम देने का काम किया गया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, एसआईटी की टीम अपना काम कर रही और न्यायिक आयोग का भी गठन करके जिस तरीके से जांच की टीम कराने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर जल्द से जल्द ये पता लग लेगा कि कौन इसका मास्टरमाइंड है और किस नियत के तहत इस हत्या को अंजाम देने का निर्णय लिया गया। दूसरी बात मैं ये जरूर महत्वपूर्ण कहूंगा करिश्मा जी कि जिस तरीके से जिसकी भी हत्या की गई है वो हत्यारा भी जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की हैं उसका भी जवाब हमने सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से देखा है कि किस तरीके से अपने सोशल मीडिया पर आज रिकॉर्डिंग को देखने का काम किया है, अपनी वारदातों को बताने का काम किया कि किस तरीके से हमको वसूली की जाती थी, कैसे हमको जमीनों के मामलों पर धकाया जाता था। जिस अपराधी पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो, जिस अपराधी ने ऐसे गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया हो, जिस अपराधी ने ऐसे प्रताड़ित को परेशान करने का काम किया हो, उसको एक सजा दिलाने का काम लगातार देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन करने के लिए तैयार थी। और उत्तर प्रदेश की जो छवि थी करिश्मा जी, उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, जो आपराधिक छवि थी, जो दंगइयों की छवि थी, जो एक कानून व्यवस्था को धूमिल करने की छवि थी, आज उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो विश्वास जगाने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपराधिक माहौल है उसको बदलने का काम किया है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था को बदलने का काम किया है, पुलिस प्रशासन को मजबूत करने का काम किया है। ये उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिए जा रहे हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर संवैधानिक तौर पर, न्यायिक तौर पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे अपराधियों के लिए भी नजीर बनेगी। ठीक है, अशोक तिवारी जी, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। क्या आपको लग रहा है कि कार्रवाई इस समय सही दिशा में जा रही है और ये जो 3 आरोपी हैं इनसे इस बात पर खुलासा हो सकता है कि आखिर इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है इस समय कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपराधी चैलेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमें सोचना यह है कि उत्तर प्रदेश कैसे विश्वास दिला पाएगा जनता को कि हमारी पुलिस व्यवस्था अपराधियों से मजबूत है। आज अपराधियों की ये स्थिति है जो आप सवाल कर रही हैं। आज ये 3 अपराधी पैदा कैसे हुए। ये तीनों अपराधी
एक बहुत शातिर, बहुत बड़े अपराधी नहीं थे। कोई कहीं से कोई मास्टरमाइंड के द्वारा गवर्न होकर के और इन अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इससे पहले अगर हम जाते हैं तो जो उमेश पाल की हत्या हुई वो भी पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी थी। एक नाकामी के बाद दूसरी बड़ी नाकामी, लगातार पुलिस हमारी नाकाम हो रही है उत्तर प्रदेश की। इससे ये संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध भी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इससे साफ संदेश जा रहा है कि आज गृह मंत्रालय पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पा रहा है और आज हमारी पुलिस व्यवस्था को एक बहुत बड़े ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको और अधिक शार्प करने की जरूरत है, उसको अपराधियों के मुकाबले खड़ा हो पाए हमारा पुलिस महकमा, इसकी जरूरत है। अपराधी आगे आगे चल रहा है, पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, पुलिस की का खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल हो गया। हम देख रहे हैं कि पुलिस कोई सूचना ही नहीं मिल पा रही कब कौन अपराध कहाँ होने जा रहा। उतनी मुस्तैदी से वो अपनी पुलिस व्यवस्था को अच्छा ठीक है, लेकिन अशोक तिवारी जी आपने ये नहीं बताया कि ये जो माफिया इतने सालों से इतने पल पोस के इतने बड़े माफिया बन जाते हैं, जो पहले से माफिया थे इन्हें शय देकर बढ़ाया जाता है। इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो उन्हें टिकट देकर लोकसभा तक पहुंचाया जाता है। तो ये कैसी सरकार है जो माफियाओं को विधायक तक बना देती है, लोकसभा का टिकट दे देती है, वहां तक पहुंचा देती है? तो क्या ये बेहतर कानून व्यवस्था थी? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि पहले क्या हुआ और उस पर चर्चा करने का आज विषय नहीं है। आज बिल्कुल है। अगर आप अगर आप माफिया अतीक अहमद का जिक्र करेंगे तो उसे किसने माफिया अतीक अहमद बनाया, उसे किसने इतना श्रेय दिया, उसने किसने इतना संरक्षण दिया? अगर सही समय पर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो उमेश पाल की हत्या क्यों होती? आज आप उमेश पाल की हत्या के लिए कानून को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन जिस अतीक अहमद ने हत्या करवाई उसे अतीक अहमद बनाने वाला कौन था? जिन सरकारों ने उन्हें संरक्षण दिया उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? जी देखिए, अतीक अहमद किसी एक दल के द्वारा बनाया गया कोई माफिया नहीं था। अतीक अहमद विभिन्न दलों में रहा। पहली बार टिकट देने वाली तो आप ही की सरकार थी। देखिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अतीक अहमद विभिन्न दलों में रहा, अतीक अहमद जनता में भी रहा, अतीक अहमद पब्लिक का नुमाइंदा भी रहा, पब्लिक में उसने अपनी शोहरत भी हासिल करने की कोशिश की और वो एक तरह से बहुत ही नाटकीय तरीके का व्यक्ति था जो धीरे धीरे उसके कारनामे सामने आए। तो आपकी सरकार ने क्या उस पर लगाम लगाने की कोशिश की? क्या आपकी सरकार ने आज जब कार्रवाई इतने 40 सालों में पहली बार पेशी अगर उसकी कोर्ट में होती है तो योगी सरकार में होती है, आपकी सरकार में तो नहीं हुई। अगर आप इतने ही कानून को इतनी सख्ती से आगे लेकर चलने वाले हैं तो आपकी सरकार में क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? पहले से ही उसके पर काट देते, इतना उड़ने ही नहीं देते। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ मैम। देखिए, आज के परिदृश्य में समाजवादी पार्टी के लीडर, हम सबके नेता और पब्लिक के चहेते माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का आप के ऊपर कोई आप आरोप लगाएं तो हम कहें, माननीय अखिलेश जी ने अतीक को अपने किनारे फटकने तक नहीं दिया, अतीक को कहीं से भी करीब नहीं आने दिया, अतीक को कभी पसंद नहीं किया, अतीक के लेकिन टिकट देके लोकसभा पहुंचा दिया। और सुनिए, अतीक ही नहीं, किसी भी अपराधी, आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए, हमारे अखिलेश यादव जी किसी तरह के भी अपराधियों को तो अतीक अहमद क्या? अशोक जी, आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अतीक अहमद क्या था? अगर वो अपराधियों को अपने अगल बगल भटकने भी नहीं देते थे तो अतीक अहमद क्या था? और अतीक अहमद ही नहीं, ऐसे कई माफिया हैं, कई ऐसे गुंडे हैं, कई ऐसे बाहुबली हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दे सकती हूं, जिन्हें टिकट देने का काम सपा ने किया है। सपा ही वो स्लोगन लेकर आई थी आपकी सरकार में जिसने कहा था हमें संत नहीं सीट चाहिए। तो अब उसी का खामियाजा है जो जनता उठा रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? हम बोल रहे हैं ना। आप उठा कर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की लिस्ट देख लीजिए, कितने उसमें अपराधी हैं, कितने अपराधियों के मुकदमे हैं। आप इस पर एक तरफा बात क्यों कर रही हैं? अखिलेश यादव जी कभी भी पब्लिक में जिसका कोई भी चीज सत्यापन नहीं हुआ है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो कि विधायक बने होंगे और भाजपा में भारी संख्या में है।
उस बहस पे मत जाइए। तो भाजपा में है इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको इसके लिए लाइसेंस मिल गया कि सपा में आप माफियाओं को दर्जा दे सकते हैं। अगर आप भाजपा पर सवाल तभी उठाएंगे जब आपने उन्हें शहर नहीं दिया होगा। दूर रखते हैं अपराध। आप भाजपा पर सवाल उठाइए, लेकिन खुद इतने क्लीन चिट वाले रहिए कि आप सवाल उठा सके। और आज एक बात बताइए, उमेश पाल हत्याकांड में आप पुलिस पर सवाल उठाते हैं, असद का एनकाउंटर होता है तो भी आप पुलिस पर सवाल उठाते हैं। तो क्या सपा को एक मौका चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके और सवाल उठा सके? क्या आप नहीं चाहते हैं कि इन अपराधियों पर लगाम लग सके और आप पुलिस की पीठ थपथपा सके? लगाम लगाने का तरीका यह नहीं है कि नाकामी पे नाकामी, नाकाम पुलिस हो रही फिर नाकाम हो रही। उसके पास का शार्प पुलिस नहीं है, जो शार्प पुलिस नहीं है, जिसके पास पहले से खुफिया तंत्र नहीं है कि पहले से ही अपराध पर लगा दिया जाए। जैसे ही किसी ने रिवॉल्वर निकाला, किसी ने पिस्टल निकाला अपराधी ने, और वो छद्म भेष में गया हुआ है जो है पत्रकार के रूप में, उसको पहले ही वो कनपट्टी तक ले आए कि उसको ऐसा शार्प व्यक्ति नहीं है पुलिस में कि जो उसके हाथ पर जो है चोट मार सके और उसके रिवॉल्वर को गिरा सके। एक आवश्यक व्यक्ति था जिसके पास तमाम सुराग थे। तो उससे तो कोई नकार नहीं रहा कि वहां पर पुलिस की नाकामी रही है, पुलिस पर वहां पर सवाल उठे हैं और इसीलिए पुलिस को सस्पेंड भी किया गया, उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। चलिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक मिनट, ओपी सागर जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। ओपी जी, आपका स्वागत है। माफियाओं के लिए उर्वरा हो रही है। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश की धरती का मौसम, उत्तर प्रदेश का मौसम माफियाओं को अपने अनुकूल लग रहा है, तभी वो नए नए अपराधी पैदा कर रहे हैं, तभी वो नए नए तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके हौसले इतने बुलंद हैं। अशोक तिवारी जी, ये बातें किसी से छिपी हुई नहीं है कि कब मौसम माफियाओं के अनुकूल था और कब उनके विरोध में था। आज माफिया यूपी में जाने से भी डरते हैं। ठीक है अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी रुक जाइए, देखिए एक मिनट। यहाँ पर पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उनसे सवाल ले लेते हैं, वही बता देंगे कि किस तरीके की तुरंत स्थिति इस समय यूपी में है। घर जला देते हैं, छोटी सी बच्ची जला देते हैं। अशोक तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अशोक तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इसमें पुलिस को अशोक तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो एक मिनट रुक जाइए, अपराधियों के आगे। ठीक है, अशोक तिवारी जी को म्यूट कीजिए, अब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओपी सागर जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? टीम से हाथ मिला के परिचय करेंगे। फोटो खिंचवा ले। ओपी सागर जी जी, हाँ करिश्मा बताओ। जी, आपका स्वागत है। आपसे मेरा यही सवाल है, जिस तरीके से आपने सुना, सपा के प्रवक्ता भी थे यहाँ पर और उनका सीधे तौर पे कहना है कि पहले इस तरीके का यूपी में माफियाओं का राज नहीं होता था। पहले यूपी में माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता था, लेकिन अब स्थिति खराब हो चुकी है, कहीं भी कोई भी गोली चला देता है। और इस पर आप ही जरा समझाएं कि अब क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब पहले के मुकाबले स्थिति ज्यादा खराब हो रही है यूपी में, या जो बात कही जा रही है कि योगी सरकार में माफिया यूपी में आने से भी डरते हैं, उसमें सच्चाई है? करिश्मा जी, ऐसा है, 36 साल की नौकरी मैंने सन 1980 से शुरू की थी और 2015 के लास्ट तक आप समझिए कि इस अवधि में है कि बड़े बड़े माफिया पहले भी हुआ करते थे, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इधर माफिया पैदा हो गए हैं, अधिक तो तरीका है। तो इसलिए उससे पहले किडनैपिंग और मर्डर के, किडनैपिंग और रैंसम के बहुत सारे गैंग्स हुआ करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से। इसलिए वो जो है ये तो देखिए चलता ही रहेगा, क्राइम भी अपने हिसाब से चलता रहता है। और जैसे जैसे प्रगति हो रही है, जैसे जैसे जो है तरक्की हो रही है, जैसे जैसे जो है अब जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। कोई रोक नहीं सकता अपराध के ग्राफ को। इसलिए ये कहना गलत है। लाइन एक तो ये लाइन में नहीं लाइन एक लाइन, हाँ जी। तो इसलिए वो जो है, तो इसलिए मेरा यही कहना है कि वो जो है पहले भी अपराधी थे, अभी भी अपराधी हैं। पहले की सरकारों में, पहले की शासन प्रशासन ने भी वो वहाँ किया है। तो इसके बाद भी जो है अपराधी
रहेंगे, मरते रहेंगे, जिंदा भी हो जाएंगे। लेकिन कार्रवाई तो आप देखते होंगे कि इससे पहले भी ये पुलिस थी, प्रशासन थी, और ये जो लोग हैं, ये माफिया हैं जो आज जिन पर इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। पहले के वक्त में ऐसा भी था कि ये खुलेआम घूमते थे और इनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि अब पुलिस या प्रशासन को वो फ्री हैंड मिल रहा है जिससे इन पर कार्रवाई हो सके? देखिए, फ्री हैंड अभी भी एक दो केसेस को कह के नहीं माना जा सकता कि फ्री हैंड। अपराधियों को फ्री हैंड कुछ दिया गया है सरकार में, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। पहले भी होता था, पहले भी लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करते थे और करते रहे हैं। हम लोगों ने एनकाउंटर्स भी किए हैं, 54 एनकाउंटर तो मैंने भी किए, सब चांस एनकाउंटर्स होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें होती थी, जांचें होती थी। सीबीआई तक की जांच हुई है भोजपुर गाजियाबाद के कांड में, और वो सच्चे दिन के एनकाउंटर को झूठा एनकाउंटर साबित करने में भी लग गए थे और कर भी दिया उन्होंने। उसमें 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी, इंस्पेक्टर भोजपुर और 7 लोग जो हैं जेल गए। तो ये है, तो कार्रवाई भी होती रहती है। तो लेकिन ये है कि खुली छूट वैसी नहीं देनी चाहिए कि किसी को पकड़ के मार दिया जाए। कानून को कानून के दायरे में रह के ही काम करना चाहिए, ठीक है, यही मानना है। और ये अच्छा है अगर शासन की तरफ से इतनी कम से कम फ्री हैंड दिया जाए कि कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई पुलिस कर रही है तो उसको रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब क्या लगता है, ये 3 जो आरोपी हत्यारे पकड़े गए हैं, इनसे क्या इस पूरी हत्या की गुत्थी सुलझ सकती है? क्योंकि जो एक हत्यारा है लवलेश, उसके 3 दोस्तों को भी पकड़ा गया है। तो क्या ऐसा लगता है कि हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है और ये 3 मोहरे बनाए गए थे? ये तो सही बात है, बिल्कुल मोहरे हैं। तो ये कहाँ जो है आपको कैसे दिखाई पड़ ही रहे होंगे, इतने अच्छे वेपन और उनको मीडिया की आईडी, माइक, ये सब प्रोवाइड किए गए। तो वो जो है उन्होंने कहाँ से कर दिया? नए किस्म के, एक थोड़ा पुराना क्रिमिनल है शमी और सनी, बाकी तो दोनों नए ही हैं, ज्यादा अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। तो मेरा ये है कि ये जरूर किसी ने इनको प्लांट किया है और प्लांट करने के बाद में इनको जो है समझो ट्रेनिंग देके उन्होंने भी रेकी की है 1 महीने पहले। जैसे अपने नार्को टेस्ट की बात भी कही जा रही है, क्या लगता है नार्को टेस्ट से काफी खुलासे हो सकते हैं? कौन से टेस्ट में? नार्को टेस्ट में? जी, नार्को टेस्ट की अभी आवश्यकता कहाँ है? अभी तो ऐसा है ना कि इसमें जो प्रारंभिक जांच हो रही है ये सब लोगों से जो है सब जो लोग पूछ रहे हैं वो अभी जो पूछताछ चल रही है, 2 SIT गठित है, SIT वाले भी पूछताछ कर रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है ओपी सागर जी, तब तक मैं दीपक जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो बातें यहाँ पर आपने सुना होगा अशोक तिवारी की तरफ से भी कही जा रही थी और वो इस बात पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी भी इस चीज में अछूती नहीं है। बीजेपी ने भी कई माफियाओं को शय दिया है, टिकट दिया है, और ये बात सच है कि कोई भी पार्टी इस चीज में अछूती नहीं है। तो क्या यूपी में सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है? क्या ये कार्रवाई सभी माफियाओं के खिलाफ होगी? क्योंकि अब तो योगी सरकार की तरफ से लिस्ट भी जारी की गई है। देखिए करिश्मा जी, मैं एक बात जरूर इसमें जोड़ूंगा कि जिस तरीके से अपराधी अपराधी है, अपराधी का कोई दल नहीं होना चाहिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, अपराधी का कोई जाति नहीं। अपराधी अपराधी है और अपराधी की सजा निश्चित तौर पर जो दोष है वो न्यायपालिका और संवैधानिक तौर पर कार्रवाई है, और ऐसी कार्रवाई है जो दूसरे अपराधियों की भी नजीर बने। अगर हम बात अब करेंगे सिलेक्टिव कार्रवाई की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अशोक भाई को बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी उदाहरण देखे होंगे। अशोक भाई चर्चा कर रहे थे और आपकी बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे कि किस तरीके से अतीक जैसे व्यक्ति जो चकियों की गलियों से लेकर के फिरोज तांगे वाला का लड़का इतना बड़ा अपराधी बनता है, उसको सांसद कौन बनाता है, उसको विधायक कौन बनाता है, उसके कुत्ते को मंच पर कौन चढ़ाता है,
उसको सह कौन देता है, उसको पालने पोसने का काम कौन करता है, उसको बदलने बढ़ाने का काम कौन करता है। और तो और यहाँ तक कि करिश्मा जी 2012 के अंदर 80 से ज्यादा मुकदमे वापस कौन सी सरकार लेती है, ये अगर मुझे लगता है अगर तिवारी जी को पता होगा, तिवारी जी जानते होंगे। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मुझे भी याद आता है, और ओपी सागर जी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा और अनुभव के साथ उनको कहा होगा कि 2015 के अंदर कैसे किस तरीके से एक पत्रकार की जलाकर थाने में हत्या कर दी जाती है और कोई एफआईआर और मुकदमा दर्ज नहीं होता है। वही घटना इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है, कोई एफआईआर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो इस तरीके के वातावरण हमने भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखे हैं। और रही बात अपराध की, ये हमने भी उदाहरण देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, एक भी उदाहरण अगर बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा कराया गया, उदाहरण दे 2012 से 17 तक 600 से ज्यादा दंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने के दंगे कराए गए। ये उदाहरण कानून व्यवस्था का पालन करने का काम। लेकिन दीपक जी कहा ये भी जा रहा है कि अतीक अहमद की हत्या जाति धर्म के नाम पर ही हुई है। ये जो हत्यारे हैं खुद को परशुराम के वंशज बता रहे हैं, तो क्या ये जाति धर्म के नाम पर हत्या की गई है? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना करिश्मा जी, मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। अपराधी केवल अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। एक ही है कि जो उसने सजा करी है, जो उसने दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया है, जो कानून और न्यायपालिका की सजा हो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म, केवल अपराधी और अपराधी। ठीक है अशोक जी, जवाब दीजिए। कोई भी अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा अशोक जी से, लेकिन ओपी जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या आप इस बात से सहमत है कि इस हत्या के पीछे भी कहीं ना कहीं धर्म को लेकर जोड़ा जा रहा है, धर्म पर कहा जा रहा है कि ये हत्या की गई है? क्या इस चीज से आप सहमत है? ओपी सागर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा ओपी सागर जी से। लेकिन दीपक सोनकर जी, आपसे मेरा ये भी सवाल है कि तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस समय सरकार पर सवाल उठा रही हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये 2024 चुनाव से पहले बीजेपी का हमेशा से एक एजेंडा रहता है, किसी माफिया को तूल दिया जाता है, चाहे वो इससे पहले दूसरे माफियाओं की बात हो या फिर अभी अतीक अहमद का मुद्दा उठाना हो। असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है ये बीजेपी की। देखिए करिश्मा जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की योजनाएं कैसे गरीबों तक पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा है वो कैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजना से जोड़ा जाए, इसको लेकर के संकल्पबद्ध और कटिबद्ध के तौर लगातार देखने को मिला है। उसका परफॉर्मेंस भी हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से 2014 से लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, उसको हमने परफॉर्मेंस देखा है। और एक बात को और जोड़ना पड़ेगा कि जिस तरीके से करिश्मा जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और जनता ने उस परफॉर्मेंस को स्वीकार करने का काम किया है कि किसने कितनी योजनाओं से जोड़ने का काम किया, किसने किसको आवाज देने का काम किया और किसने उनका आवाज छीनने का काम किया, किसने उनको रहने का स्थान दिया, किसने उनके रहने का स्थान छीना, किसने अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया, किसने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, किसने उनको देर से बेघर करने का काम किया, किसने उनको घर पर जोड़ने का काम किया, किसने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया, किसने उनको सुरक्षा बताने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने परफॉर्मेंस को देखा है। इसी के आधार पर लगातार जो विकास की यात्रा जनता तक पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार किस तरीके से जनता की योजना है जनता तक पहुंचे, इसकी चिंता 365 दिन 12 महीने जनता के बीच में रह करके करते हैं। ये उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर पेश किया है, ये उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर पेश किया है कानून व्यवस्था को लेकर के। और आज इसीलिए
उत्तर प्रदेश के मॉडल की कानून व्यवस्था के मॉडल की चर्चा देश के हर राज्य में की जाती है। लेकिन दीपक जी, जो मॉडल था ये भी तो हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते ना कि किस तरीके से दो ऐसे माफिया, इतने बड़े माफिया, उन्हें खुलेआम हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां लोग आकर 3 लोग गोली मारकर चले जाते हैं। इस पर भी तो सवाल उठेगा आपसे। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं कभी भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है बड़ी सुदूर घटना है, मगर जिस तरीके से उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया, अपराधियों को पकड़ने का काम किया और लगातार न्यायिक आयोग का गठन अपराधियों को पकड़ा नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया उसी वक्त, वो सरेंडर करने ही आए थे। मेरी बात आपने पकड़ा नहीं, वो सरेंडर कर दिया, दोनों अलग बातें हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ करके हर पहलू पर जानने का काम और किस तरीके से सतर्कता कर बतरते हुए न्यायिक आयोग का गठन, एसआईटी की टीम और पूरी कानून व्यवस्था किस तरीके से इस पहलू पर पहुंचे, और हमने तो लक्ष्य लेकर के कहा कि 2 महीने के अंदर इसकी गुत्थी को सुलझाने का काम करेंगे। ठीक है, अशोक तिवारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पे? जी, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि इस समय जैसे भाई बता रहे हैं वो तो अपनी बात बताएंगे ही। सच्चाई यह है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो खुली आंखों से इस समय अपराधियों का नंगा नाच देख रही है। हालात वो नहीं है जो भाई बता रहे हैं, हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में ही व्यापारी की किस तरह से हत्या हुई थी, होटल में, छिपा हुआ नहीं है। जी, आपको याद नहीं है बेटी अभी तक न्याय मांग रही है, व्यापारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुजफ्फरनगर में करेंगे को कैसे संरक्षण दिया जाएगा? दीपक जी, आपने तो बोल दिया, आपको समय दिया था इतनी देर से। एक मिनट, न्याय कब मिलेगा? आखिर बुलडोजर वहां कब चलेगा? एक मिनट दीपक जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, बीच में नहीं प्लीज। दीपक जी बीच में मत बोलिए। बलिया के छात्र नेता की हत्या के जो है हत्यारों को एक मिनट अशोक जी, एक मिनट रुकिए, अशोक जी एक मिनट रुकिए। दीपक जी बीच में मत बोलिए, आपने अपना समय पूरा ले लिया, अब उन्हें बोलने दीजिए। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि किस तरह से न्याय होगा, किस तरह से मिट्टी में मिलाया जाएगा। जी अशोक जी प्लीज बीच में मत बोलिए, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिए। आपको पूरा समय दिया था, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, इस तरीके से ओवरलैप करने से किसी की बात क्लियर नहीं होगी। जी 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 ठीक है, अशोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं बताना ये चाहता हूं कि किस तरह से अपराध का नंगा नाच हो रहा है, ये जनता देख रही है, कोई हमारे कहने से तो है नहीं। न्याय कहां पर, मिट्टी में कहां मिलाया जा रहा है। न तो बुलडोजर चला गया, लखीमपुर कांड के दोषियों पर बुलडोजर नहीं चला। ये जो अंतर किया जा रहा है, गोरखपुर में किस तरह से हत्या हुई व्यापारी की, ये सब छिपा नहीं है। हाथरस की बेटी को किस तरह से रातों रात जलाया गया, बिल्कुल अमानवीयता की पराकाष्ठा हो गई वहां पर। कानपुर में किस तरह से माँ बेटी को जलाया गया, प्रशासन देखता रहा। अमानवीयता की इससे बड़ी पराकाष्ठा भारतवर्ष में नजीर कुछ कम ही मिलेंगे देखने को। उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस लाचार दिखाई दे रही है, पुलिस कमजोर दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि जिस तरह से। लेकिन आपकी बात से जनता क्यों नहीं सहमत हो रही? जनता का तो मानना है कि पहले अपराधियों के हौसले बुलंद थे, योगी सरकार में उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्यों आखिर जनता इस बात से सहमत नहीं हो रही? आप जो बात कह रहे हैं, आप यूपी में ही जाइए और वहां पर पूछ लीजिए। आने वाले समय में आप देखेंगी जनता त्रस्त हो गई है। जनता कानून व्यवस्था से भी त्रस्त है, महंगाई से भी त्रस्त है, बेरोजगारी से भी त्रस्त है, तमाम मुद्दों को लेकर त्रस्त है। ये सरकार पूरी तरह विफल है। इस समय प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल है, इसका गृह मंत्रालय विफल है, कानून व्यवस्था इसकी लचर है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा भी बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो हत्यारों में से एक है उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस समय क्या कुछ अपडेट आपके पास छानबीन को लेकर? तरफ से पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीनों आरोपी इस समय पुलिस रिमांड पे है, और कहीं न कहीं तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, वो लगातार अपने सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है।
और तमाम ऐसे राज सामने निकल कर आ रहे हैं हालांकि, लेकिन अभी भी पुलिस तमाम उनके बताए हुए जो चीजें हैं, थ्योरी है, उसको तो मान ही रही है, लेकिन अलग से भी जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है कि जिस तरह से कभी परशुराम के वंशज लवलेश तिवारी बताता है तो कभी कुछ बताता है, इस तरह की तमाम जो भूमिका है उन भूमिकों को भी देखते हुए और तमाम अन्य बिंदुओं को लेकर जो है जो पुलिस है, प्रयागराज पुलिस, वो छानबीन की दिशा को और पूछताछ की दिशा को आगे ले जा रही है। अभी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी सुरक्षा एजेंसियां यानी प्रयागराज पुलिस उनको हिरासत में लेगी और कुछ लोगों को लिया भी गया है। अभी हालांकि इसकी पूरी तरह से आधिकारिक कहीं बयान नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से ये बात पुलिस सूत्रों से भी पता चली है कि तमाम ऐसे लोग हैं, अभी उनको पुलिस लगातार ट्रेस कर रही है कि जो लोग इनके मददगार रहे हैं, जो भी जिस तरह से मीडिया कर्मी का ये रूप बनाकर आए थे, तमाम ऐसे लोग थे जो उनको ये भी सूत्र बताते हैं कि ट्रेनिंग दी गई कि आप ऐसे आई कार्ड लटकाएंगे, आप ऐसे जाएंगे और एकदम पास में आपको सवाल जवाब भी करना पड़ सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो आगे चल रही हैं अभी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है करिश्मा, आप समझिए कि इनकी माली हालत, इन जो आरोपी हैं, बहुत अच्छी नहीं है इनकी घर की स्थिति, लेकिन इनके पास टर्की मेड पिस्टल कहाँ से आई? आखिर कौन है मास्टरमाइंड जो इनको सारी चीजों को मुहैया कराया? जो तमाम ऐसे अभी नाम आ सकते हैं, लोग हो सकते हैं, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि कॉल्विन अस्पताल लेकर गया है इन्हें और वहां पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? उमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? करिश्मा, आप सवाल दोबारा। जी, कॉल्विन अस्पताल पुलिस इन्हें लेकर गई है, वहां पर सीन रिक्रिएट करने की बात भी कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल अभी इसको कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन तमाम ऐसी जगह पे पुलिस इनको ले जाकर इनके लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा हो रही है ताकि जो जांच की दिशा है वो आगे बढ़े और सही और निष्पक्ष जांच हो पाए, ताकि जो चीजें हैं वो सामने आ पाए कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पे पुलिस अभिरक्षा में गोली मारी गई, आखिर कौन लोग हो सकते थे, क्या 3 से ज्यादा वहां पे मौजूद लोग थे। तो तमाम ऐसे चीजें हैं, तमाम ऐसे राज है अभी जो पुलिस जानने की कोशिश करेगी। हालांकि सुरक्षा लिहाज से तमाम बातों को अभी शेयर नहीं किया जा रहा। बहुत जल्द ही ये पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा हटाया जाएगा और इस तरह से जो इनके मददगार रहे हैं उनको भी कार्रवाई की जद में लाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तिवारी जी। मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, लेकिन एक बार भी इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि आखिर इस हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है, किसने ये साजिश रची और किसने ये हत्या करवाई। क्या ऐसा कोई मास्टरमाइंड है जो चाहता था कि उसके राज ना खुले? इस एंगल से भी जांच हो रही है और जिस तरीके से हत्यारों के पास इतनी महंगी पिस्तौल मिली है उससे भी इस कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है। क्या विपक्ष इन चीजों पर सवाल नहीं कर सकता? जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा सवाल इस चीज पर यह है कि पुलिस जिस तरह से कमजोर साबित हो रही है, आज पुलिस पर ही सवाल है कि इन तीनों अपराधियों को, जो नए नए अपराधी भी बनाए गए हैं, इन अपराधियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसको बिल्कुल मुस्तैद होना चाहिए। मेरा सुझाव भी है और यह आज की आवश्यकता भी है कि पिछले उनके रवैये को देखते हुए ये जनता में मैसेज गया है कि ये किसी की सुरक्षा में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, किसी की भी सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे हैं, अपराधियों के आगे बौने साबित हो रहे हैं। तो कहीं इनको सतर्क रहना है, शार्प पुलिसिंग को लगानी है, जिससे कोई भी बड़ा अपराधी जिसने षड्यंत्र किया है वो फिर कहीं इनके जान माल की सुरक्षा खतरे में न कर दे। तीनों अपराधी। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यायिक आयोग की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, कॉल्विन अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी के साथ थोड़ी ही देर में क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जुडिशरी कमीशन और फॉरेंसिक टीम भी सीन रिक्रिएट करेगी और इसी के साथ न्यायिक आयोग की टीम इस समय घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में इस समय जो पुलिस की टीम है वो अब आरोपियों को लेकर कॉल्विन अस्पताल पहुंच गई है। वहां पर एक बार फिर से पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि कैसे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी।
और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ उमेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि सीन रिक्रिएट करने की बात कही जा रही है, अब वहां पर मौके पर टीम भी पहुंच चुकी है, क्या कुछ अपडेट? उमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 करिश्मा जी, वहां पर अब टीम पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में सीन जो है पूरा रिक्रिएट किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल उसी हॉस्पिटल पे लेके तीनों आरोपियों को पहुंचने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है घटना का नाट्य रूपांतर किया जाएगा कि आखिर कैसे उस दिन घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, ताकि जो जांच की दिशा है वो सही तरीके से हो पाए। आखिर ये भी पुलिस जानना चाहती है कि वहां पर जब घटना जब घटी है 15 तारीख को, तो आखिर उस समय जब अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या इन 3 शूटरों के अलावा भी वहां लोग मौजूद थे? क्या कोई ऐसा भी था जो पूरी तरह से एक्सपर्ट था कि उसे पता था कि बहुत क्षणिक ही, बहुत कम ही समय में अतीक और अशरफ को गोली मार देनी है? हालांकि तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको पुलिस उसको तलाश रही है और लगातार जो तीनों आरोपी हैं, चाहे लवलेश तिवारी की बात की जाए, अरुण मौर्य की बात की जाए या सनी की बात की जाए, तीनों से अलग अलग बयान लिए गए हैं। अब घटना का जब नाट्य रूपांतर किया जाएगा तो इससे भी पुलिस को जांच में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन 3 के अलावा कौन कौन लोग हैं। ये बड़ा सवाल है इस हत्याकांड के पीछे कि आखिर क्या इनकी जो माली स्थिति है इनके घर परिवार की वो बहुत अच्छी नहीं है। आखिर इनके पास कैसे टर्कीमेट जो है पिस्टल मिलती है, कैसे घटना को अंजाम देते हैं, कैसे मीडिया कर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको पुलिस जानना चाहती है और शायद यही वजह है कि अब जब एक बार पूरी तरह से जब इस जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा तो तमाम ऐसे अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं इस बात के दावे करते हैं कि तमाम ऐसे नाम और चेहरे आएंगे सामने। चलिए ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। भरोसे की